नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है सत्ता के गलियारों की हलचल, गपशप और कानाफूसी पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। हमारे यहाँ गांव में कहा जाता है कि विवाद हमेशा तीन चीज़ों को लेकर होता है, जर, जोरू और ज़मीन। ज़मीन के मामले में नाली नाबदान भी शामिल है, खेत खलिहान भी शामिल है, मेड़ और चक्रोट भी शामिल है। ये विवाद हर गांव में सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं और इनका निस्तारण पिछले 75 सालों से जितनी सरकारें रही उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन वो ज़मीन पर कामयाब नहीं हुई। प्रदेश में पिछले दिनों जब देवरिया में ज़मीनी विवाद को लेकर दोनों तरफ से हत्याएं हुई, भारी बवाल मचा, सरकार चेती तो उसने ज़मीनों के विवाद को लेकर राजस्ववाद जो है उनके निस्तारण को एक अभियान चलाया। उस अभियान में देवरिया जैसी घटना दोबारा ना हो उसको रोकने के लिए नाम दिया गया वरासत अभियान। लेकिन एक नहीं कई जघन्य घटनाएं अंजाम पा चुकी हैं और वरासत अभियान अपने अंजाम तक पहुंच नहीं पाया। सरकार ने अक्टूबर और नवंबर में 2 महीने के लिए ये अभियान चलाया था, लेकिन जब समीक्षा हुई 1 महीने बाद राजस्व परिषद के द्वारा तो उसमें साफ हुआ कि 10 जिले जो हैं उनके जिलाधिकारी वरासत अभियान में रुचि नहीं ले पाए और उनका जिला फिसड्डी साबित हुआ है। वरासत अभियान में जिन ज़मीनों को लेकर विवाद है, जहां पर नाम गलत चढ़े हैं, जहां पर नाम नहीं चढ़ रहे हैं, जहां ज़मीनों की पैमाइश होनी चाहिए, इन सब के लिए अभियान कागजों में बहुत तेज़ी से चल रहा है। लेकिन गांव में आदमी मारा तहसील में फिर रहा है, ओका अभियान के बारे में पता नहीं ना कि सरकार कोई अभियान चला रही है। लेकिन समीक्षा बैठक हुई यहाँ लखनऊ में और इस मामले में 10 जिलों के डीएम को नोटिस जारी कर दी गई। सीएम कार्यालय ने कहा है कि 1 महीना बीत गया, अगला 1 महीना बचा है अफसरों के लिए। अगर इसमें मामला ठीक नहीं करते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। जितने लोग उत्तर प्रदेश में हैं जो सुन रहे हैं वो भी जानते हैं कि गांव में ज़मीनी विवादों को लेकर लाठी डंडा, मारपीट, नाली नाबदान, मर्डर, एक दूसरे आगजनी, तमाम सारी तरह घटनाएं होती हैं, बवाल होता है। इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था के सामने कई बार बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां पैदा हुई। मुकदमे राजस्व न्यायालयों में सालों साल अटके हुए हैं, एक जगह खिसका तो दूसरे जगह जाके फंस गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रदेश में करीब 3000 राजस्व न्यायालय हैं, लेकिन ये महीना में 3000 मुकदमा नहीं निपटौते। अभियान चल रहा है, प्रगति में 10 जिले पीछे रह गए हैं। 10 जिलों के डीएम को नोटिस गई है, जिसमें इलाहाबाद के डीएम हैं नवनीत सिंह चहल, रायबरेली की डीएम है हर्षिता माथुर, प्रतापगढ़ के डीएम है संजीव रंजन, अयोध्या के डीएम है नीतीश कुमार, जौनपुर के डीएम अनुज झा और देवरिया जहां सबसे बड़ा बवाल हुआ था वहां के डीएम अखंड प्रताप सिंह को भी नोटिस हुई है। अब आप देखिए कि ये सब जिले फिसड्डी हैं, यानी कि इनके यहाँ पर नीचे स्तर पर काम नहीं हो रहा है। इसी के साथ 10 एसडीएम को भी चेतावनी जारी हुई है। 5 तहसीलदारों को सरकार ने प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ना तो वरासत के मामले में ना तो पैमाइश के मामले में आवश्यक काम हो पा रहा है। पैमाइश के मामले में उन्नाव, गाजियाबाद, प्रयागराज इन जिलों के डीएम का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। बहुत हैरत की बात है कि लेखपाल जो सबसे नीचे बैठा हुआ अफसर है, गांव में हर स्थिति को जानता है, वहां से शुरू करिए कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम, ये मुकदमों के निस्तारण में रुचि नहीं लेते। लोगों के विवाद सालों साल से लटके हैं, छोटे छोटे मामले हैं नाली नाबदान के। जब ये नहीं निपटते तो फिर देवरिया जैसी घटनाएं होती हैं जहां नरसंहार होता है। सरकार के सामने मुकदमों का अंबार कम करने के लिए अफसरों ने अब एक जुगाड़ भी निकाल दिया है कि खारिज करते चलो एक तरह से मुकदमा,
अपने आप मुकदमों की संख्या कम हो जाएगी। निर्णय न करो, खारिज कर दो। तो भाई ये अपनी सुविधा के अनुसार अभियान अफसर चला रहे हैं, जनता को उसका कोई बहुत लाभ नहीं मिल रहा है। डीएम क्या है, डीएम के पास हजारों काम है। अयोध्या के डीएम 15 दिन से कभी कैबिनेट बैठक होती है वहाँ, कभी वहाँ पर देव दीपावली का मौका है, जिसको सांस लेने की फुर्सत नहीं, वो वरासत अभियान चेक करेगा, पूरा अमला लगा है। तो फिर उसकी क्या गलती है? नीचे के हाल पे कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं आया है। किताबी कागजी आंकड़े भले बोल रहे हैं कि प्रदेश में वरासत अभियान बहुत सफल रहा हो। उत्तर प्रदेश में आजकल मंत्रिमंडल के विस्तार और शपथ ग्रहण को लेकर एक जुमला चल रहा है कि वो चल दिए हैं, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं, अब वो शपथ लेने वाले हैं। भाजपा के सहयोगी और लगातार बेबाक बोलने वाले ओम प्रकाश राजभर के लिए भी हर बार एक नई तारीख आती है। जितनी तारीख वो दे चुके हैं, शायद अदालत में मुकदमा पर इतनी तारीख न मिलती होगी जितना वो मंत्री बनने के लिए शपथ को लेकर दे चुके हैं। लेकिन उनके सितारे हैं कि वो गर्दिश से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। भाजपा में 5 महीना पहले जब उनकी दोस्ती हुई थी, तब बहुत जोर शोर से बात उठी कि राजभर और दारा सिंह चौहान उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री बनेंगे। लेकिन उसके बाद चौहान ने इस्तीफा दे दिया, घोसी उपचुनाव घोषित हो गया और वहां पर तमाम मेहनत के बावजूद घोसी का उपचुनाव हार गई भाजपा। अब ये 5 महीने की दोस्ती में वहीं से ब्रेक लग गया, कहा जाए तो वो परवान नहीं छोड़ पाई। उसके बाद रोज एक नई तारीख आने लगी कि साहब अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तब होगा। इसी बीच राजभर भी दावा करने लगे कि हम भी बनेंगे और दारा सिंह भी बनेंगे, चाहे हार गए हुए तो कहाँ से। आ गया पितरपक्ष कि भाई अब तो जो है इसमें शपथ हो ही नहीं सकती, नवरात्र में देखा जाए। फिर उसी में दशहरा आ गया, कहीं दशहरे में शपथ होगी। फिर रावण भी मर गया, लेकिन शपथ की डेट क्लियर नहीं हुई। फिर उसके बाद नवंबर आ गया, नवंबर के बाद अब दिवाली पे आई गई तारीख कि 10 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगी। इसी बीच ये अफवाह उड़ी कि अब मंत्रियों को फोन जाने लगे हैं लोगों को कि भाई तैयार रहिए शपथ लेने के लिए, 10 तारीख को शपथ होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 9 तारीख को कैबिनेट बैठक करने से पहले राज्यपाल से गए, मिल आए। वो और हलचल बढ़ा गई कि अब तो निश्चित है कि शपथ ग्रहण हो जाएगा। लेकिन 10 तारीख यानी धनतेरस के दिन तरस के रह गए लोग। धन की न चिंता थी, न माया की चिंता थी, शपथ की, और शपथ नहीं हुई। ऐसा क्यों हो रहा है, आप इस विश्लेषण में थोड़ा समझिए। लोगों का ये मानना है भाजपा में कि दारा सिंह चौहान जनमत हार चुके हैं। जनमत के विपरीत जाकर अगर उनको मंत्री बनाया जाता है तो इसका खामियाजा भाजपा को भोगना पड़ सकता है। यही वजह है कि शायद वह यह रिस्क लेना नहीं चाहती है। दूसरी ओर एक चर्चा ये आती है कि मुख्यमंत्री के स्तर पर दारा सिंह चौहान स्वाभाविक पसंद नहीं है। वो चुनाव हारे हुए हैं और उनके सरकार में आने से शायद जनता में नाराजगी बढ़े। दिवाली में उन दावेदार सब निराश हो गए। दिवाली की रोशनी भी अच्छी नहीं लग रही है, मिठाई भी अच्छी नहीं लग रही है, लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं वो भी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि जिस कुर्सी की उम्मीद थी वो मिली नहीं। तमाम हलचलों के बावजूद मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं हो रही है। लेकिन भाजपा में एक बात ये जरूर आई कि भाई जब पिछले दिनों 5 राज्यों के चुनाव के बीच यूपी के नेताओं को बुलाकर इतनी लंबी लंबी बैठक की गई, मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष सब गए, तो आखिर उसका रिजल्ट क्या निकला? आखिर उसका कुछ तो दिखना चाहिए था। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार ना हो पाने में कोई दारा सिंह चौहान अकेले नहीं हैं, कुछ और नाम भी हैं जिनको लेकर कुछ पेच फंसे हैं। उसमें एक नाम है सिद्धार्थनाथ सिंह का, जिनको मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए कोशिशें हो रही हैं। एक और चर्चित नाम है, लखनऊ से भाजपा के विधायक हैं सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह, वो भी मंत्री बनने के प्रबल दावेदार हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में सरकार उनको शामिल करना चाहती है। बहुत सारे नाम हैं जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है। बड़ी पार्टियों में सबके अलग अलग मत होते हैं
और इन्हीं मतों की वजह से निर्णय कभी वक्त पर नहीं आ पाता है, वो लंबा समय लगता है। हालांकि मार्च में योगी सरकार 2 साल पूरे कर लेगी, पौने 2 साल हो रहे हैं। एक मंत्रिमंडल विस्तार तो हो जाना चाहिए था। इतना तरसा के देने से कोई मज़ा नहीं रह जाता, क्योंकि फिर उधर आचार संहिता आ जाएगी चुनाव की, लोकसभा के, तो फिर राजभर अगर मंत्री बन भी जाते हैं, मान लीजिए अब दिसंबर में या जनवरी में, तो ज़्यादा दिन मज़ा ले नहीं पाएंगे, क्योंकि आचार संहिता आ जाएगी। फिर लोकसभा चुनाव के बाद ही कुछ उनको मज़ा आएगा। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में फिर एक हलचल हुई है। हलचल समीकरण बनाने और गिनने वालों के लिए है, आम जनता को समझाने के लिए। आईपीएस संवर्ग में पिछले दिनों कुछ तबादले हुए। उस तबादले के बाद उत्तर प्रदेश में डीजीपी पद को लेकर फिर एक नई तस्वीर उभर कर सामने आने लगी है। हुआ ये कि सरकार ने 31 अक्टूबर को जो कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें कोऑपरेटिव सेल जो था जांच का विभाग, वो पूरा विभाग समाप्त कर दिया। तो वहाँ पर डीजी थे आनंद कुमार, उनका भी जो वो पद समाप्त हो गया, डीजी कोऑपरेटिव सेल का। उसको ख़त्म करके पूरे विभाग को सीबीसीआईडी में मर्ज कर दिया गया। जब ये मर्जर हुआ तो आनंद कुमार मुख्य धारा में वापस लौट आए। 1988 बैच के आईपीएस अफसर आनंद कुमार अब डीजी सीबीसीआईडी बन गए, क्योंकि डीजी कोऑपरेटिव सेल उसमें मर्ज हो गया और डीजी सीबीसीआईडी जो थे वो वर्तमान डीजीपी के पास चार्ज था, विजय कुमार के पास, उनसे हटा दिया गया। यानी कि आनंद कुमार के प्रति जो नाराजगी थी सरकार की, वो खत्म हो गई, कम हो गई, और आनंद कुमार अब मुख्य धारा में लौट आए हैं। यानी कि आनंद कुमार एक समय में उत्तर प्रदेश में डीजीपी पद के दावेदार थे, लेकिन नाराजगी रही, कुछ डीजी जेल के पद पर थे, वहाँ पर कुछ ऐसा मामला आया कि उनको हटाकर कोऑपरेटिव सेल भेज दिया गया। उसे महत्वहीन पद माना जाता है कि सरकार जिससे नाराज होती है वहाँ उनको रख देती है। लेकिन इसी दौरान देखिए ग्रहों की चाल बदली, समीकरण बदले। आनंद कुमार का विभाग पूरा मर्ज हो गया सीबीसीआईडी में, डीजी कोऑपरेटिव सेल का पद ही समाप्त हो गया। तो वो जाते कहाँ, सरकार ने उनको डीजी सीबीसीआईडी बना दिया। डीजी सीबीसीआईडी थे विजय कुमार, उनको वहाँ से डीजी विजिलेंस का नया चार्ज दे दिया गया और वो कार्यवाहक डीजीपी भी बने रहेंगे। अब आनंद कुमार की बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि जनवरी में डीजीपी विजय कुमार रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद आनंद कुमार की जो नौकरी है वो अप्रैल 2024 तक है। तो 3 महीना उनके पास रहेगा और वो सीनियर मोस्ट हैं, वो उसी 88 बैच से हैं जिससे डीजीपी विजय कुमार हैं। तो उनके रिटायरमेंट के बाद आनंद कुमार कार्यवाहक डीजीपी बन सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात इसलिए कही जा रही है और उनके मुख्य धारा में लौटने को आप इसी नज़रिए से देखिए। योगी सरकार में उनकी उपयोगिता को फिर से समझा गया है। उनके लौटने से पुलिस महकमे में एकदम संकेत साफ हो गया है कि वो आने वाले वक्त में सीनियर मोस्ट होंगे और उस आधार पर उनका हक बनेगा कि अप्रैल 2024 तक उनको 3 महीने के लिए कार्यवाहक डीजीपी के रूप में काम करने का अवसर मिले। वैसे जनवरी में ही स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार, ये भी फुल फ्लैश डीजी बन जाएंगे प्रशांत कुमार, और आनंद कुमार उस समय रहेंगे। जब वो अप्रैल में चले जाएंगे तो प्रशांत कुमार का भी नंबर आ सकता है। सरकार में, शासन में इस बात को लेकर चर्चा है कि आनंद कुमार के रिटायरमेंट के बाद अप्रैल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो पसंद है वो पहली पसंद ही प्रशांत कुमार हैं। बस एक बाधा है उसमें खाली कि प्रशांत कुमार 1990 बैच के आईपीएस अफसर हैं, जबकि उनसे पहले 89 बैच में 4 आईपीएस अफसर सीनियर हैं। हालांकि उसमें अधिकतर केंद्र में तैनात है 89 बैच में, खाली एक आशीष गुप्ता हैं जो इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश में। लेकिन आशीष गुप्ता का कोई नंबर लगने वाला नहीं है। जैसे आनंद कुमार से सरकार नाराज थी, वैसे आशीष गुप्ता से ज़्यादा नाराज है। वो 6 महीने से वेटिंग में है, तो उनको कोई चांस मिलेगा इसकी संभावना एकदम नगण्य है।
प्रशांत कुमार की नौकरी मई 2025 तक है। उनके पास 1 साल से ज़्यादा का कार्यकाल अभी बचा हुआ है। तो ये संभावनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में आईपीएस अफसरों के संवर्ग में चर्चा का विषय हैं, और ये कड़ियों को जोड़ती हैं कि इस तरह से आगे उत्तर प्रदेश पुलिस में मुखिया के रूप में आपको तमाम बदलाव देखने को मिलेंगे। तो बहरहाल जो भी आएगा उसको शुभकामनाएं हैं, और आनंद कुमार मुख्यधारा में लौटे, अच्छे अफसर हैं, उनका व्यवहार, उनकी कार्यकुशलता हमेशा से अच्छी रही, श्रेष्ठ रही है, तो निश्चित ही आने वाले वक्त उनका अच्छा होगा। अब बात एक ऐसी खबर की जो कहीं चर्चा में नहीं है। खबर बहुत बड़ी है और भाजपा जैसी एक अनुशासित पार्टी और सरकार से जुड़ी है। कई बार राष्ट्रीय पार्टियों में ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं जो राजनीतिक विश्लेषकों को खटकती हैं, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से जनता के सामने या पटल पर नहीं आ पाती हैं। चूँकि मामला बड़ा संवेदनशील होता है, मुद्दे और सवाल बड़े गंभीर होते हैं, इसलिए इस पर हर कोई नहीं बोल पाता है। बात आज उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य अचानक से तस्वीरों से गायब चल रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। अपनी ही सरकार में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से वो नदारद रहे, वो नहीं दिखे। ऐसा क्या है, वो कहाँ हैं, इस पर अभी तक कोई खुलासा या तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। चर्चा ये आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि केशव मौर्य उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार डिप्टी सीएम हैं और सरकार इतने बड़े बड़े आयोजन कर रही है, उन आयोजनों से वो लगातार दूर चल रहे हैं। सबसे पहला मामला तब आया जब 31 अक्टूबर को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक हुई और उस बैठक में केशव मौर्य नहीं गए, जबकि वो उस दिन लखनऊ में ही मौजूद थे। और उसी दिन शाम को जाड़ता राजा नामक एक कार्यक्रम हुआ लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा पार्क में, जहां पर केशव मौर्य मौजूद थे। एक सामान्य बात दिखी, किसी ने बहुत नोटिस नहीं किया, लेकिन नोटिस में मामला तब आता है जब 9 तारीख को अयोध्या में पूरी योगी की सरकार, उनका मंत्रिमंडल वहां गया और कैबिनेट बैठक की। रामलला के धाम में बैठकर ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक में कई बड़े बड़े फैसले लिए गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि वहां भी डिप्टी सीएम केशव मौर्य उस कैबिनेट बैठक में नजर नहीं आए, ना वो मुख्यमंत्री के कहीं आसपास दिखे। एकमात्र डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हर समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द नजर आए और पूरी कैबिनेट में वो छाए रहे। अयोध्या में कैबिनेट बैठक में सरकार के जो फैसले थे उसको जोर शोर से प्रचार भी हुआ, लेकिन केशव मौर्य की गैर मौजूदगी पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, या ध्यान दिया तो किसी ने उसको छापा नहीं या कहा नहीं। दूर दूर तक वो नज़र नहीं आ रहे हैं। अयोध्या वाले कार्यक्रम के दिन केशव मौर्य लखनऊ में ही थे और उसी दिन वो भिंड, मुरैना, मध्य प्रदेश में फिर बीजेपी के प्रचार के लिए भी गए और इटावा में उनका जहाज लैंड हुआ था, वहाँ से वो प्रचार में गए। एक और वाकया आपको बताते हैं। कंगना रनौत की फिल्म तेजस का यहाँ पर प्रचार होना था, फिल्म दिखाई जानी थी, काफ़ी उसके लिए सरकार ने तैयारियां की थी, सारे कैबिनेट के मिनिस्टर भी वहाँ बुलाए गए। लेकिन हैरत की बात है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सारे लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन उस पिक्चर को देखने वालों में केशव मौर्य शामिल नहीं थे। उस कार्यक्रम में भी कंगना रनौत के केशव मौर्य नज़र नहीं आए। तो केशव मौर्य आखिर हैं कहाँ? आखिर बीजेपी जैसी इतनी बड़ी अनुशासित पार्टी में इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं और केशव मौर्य अयोध्या से लेकर, पिक्चर से लेकर, बैठक से लेकर, बस से लेकर कहीं भी सीट पर नज़र नहीं आ रहे हैं। हर जगह पाठक ही छाए हुए हैं। ऐसा क्या है, क्या अंदर खाने चल रहा है, ये किसी को जानकारी नहीं है। तो जो आदमी लखनऊ में रहे और सरकार की बैठक में न जाए, यहाँ तो ब्रजेश पाठक भोपाल से चुनाव प्रचार छोड़कर अयोध्या की कैबिनेट महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए आए।
तो ये भी नहीं बहाना बनाया जा सकता कि केशव जी मध्य प्रदेश में या राजस्थान में कहीं चुनाव में बिजी हैं। तो बहुत सारे रहस्यमयी चीज़ें होती हैं जिन पर जवाब राजनीतिक दल देते नहीं हैं, फिर बहुत आगे चलकर इनके बारे में पता चलता है। लेकिन आप पीछे पन्ना पलटिए और देखिए कि जो बातें मैंने कही वो केशव मौर्य उन कहीं किसी तस्वीरों में मौजूद रहे हैं या नहीं। तो ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है कि जो दूसरी बार डिप्टी सीएम है, कहा जाए कि सीनियर मोस्ट हैं, वो किसी बैठक में नहीं आ रहे हैं। अयोध्या जैसे भाजपा के सबसे बड़े एजेंडे पर, जहां पूरी योगी सरकार ने जाकर भगवान राम के चरणों में शीश नवाया, दर्शन किया और तमाम फैसले लिए, वहां इतने महत्वपूर्ण डिप्टी सीएम का मौजूद ना रहना क्या दर्शाता है? अंदर खाने क्या कोई गुटबाजी है, कोई नाराजगी है? कुछ तो आखिर चल रहा है। कार्यक्रमों में न रहने से केशव मौर्य के तमाम सारे कयासों को बल मिलता है। दिल्ली और लखनऊ के तालमेल पर भी तमाम सारी बातें कही जाती हैं। हालांकि भाजपा में अनुशासन सबसे पहले है, उन्होंने भी कोई बयान अब तक दिया नहीं है। दीपावली पर शुभकामनाएं केशव मौर्य की आई, अयोध्या के दीपावली पर भी वो बोले हैं, लेकिन बैठकों में तस्वीरों में न दिखने से जो जानकार हैं वो अपना अपना अंदाज़ा लगा रहे हैं। बहरहाल केशव मौर्य उस विचारधारा के हैं जिसमें भाजपा है और उनके जीवन के आखिरी वक्त तक भी भाजपा ही होगी। बीच बीच में तमाम उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसे में एक साहित्यकार है मंजर भोपाली, उन्होंने लिखा है कि किधर को जाएंगे अहले सफ़र नहीं मालूम, ये बदहवासी है अपना ही घर नहीं मालूम। हमारे शहर में हर रोज़ एक क़यामत है, यहाँ किसी को किसी की खबर नहीं मालूम, और हमारा सब्र तुम्हें खाक में मिला देगा, हमारे सब्र की तुमको असर नहीं मालूम। नमस्कार।